मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। 1 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव का आखिरी चरण पूरा होने के बाद 4 जून 2024 को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट क्या रहेगा ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए को बढ़त हासिल है, इंडिया अलायंस पीछे है। अब ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इस पूरे चुनाव के बाद जहाँ पे हिंदुस्तान भर में सियासी समीकरण बदलेगा, वहीं पर सियासी पंडितों की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी होंगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी बदलाव हुआ है, जिस तरह से सत्ता में रहती हुई पार्टियों में बगावत हुई और उसके बाद वो सरकारें अक़लियत में आई और सरकारें गिरा दी गई, दूसरी सरकार आई। बता दें कि इस 4 जून 2024 के रिज़ल्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ये भी फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। जिस ज़ोर शोर के साथ में सियासी बिगुल बजा, जिस ज़ोर शोर के साथ में पार्टियों ने अपनी पार्टियों से अलग होकर के दूसरी पार्टी बना करके सियासत में शामिल हुए, वहीं पर यह फैसला होगा कि इनका यह फैसला सही था या गलत था, कहाँ तक जनता ने इनको स्वीकारा है और कहाँ तक नकारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सरकार बनाने को लेकर के कुछ मतभेद हुआ, जिसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाई, जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया। लेकिन 2022 में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत किया और काफ़ी सारे एमएलएस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में शामिल हुए और उसके साथ में उन्होंने चीफ मिनिस्टर का शपथ भी लिया, जबकि बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार अजीत पवार में आपसी मतभेद के बाद अजीत पवार अपनी पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने दावा किया कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें की है, जिसके बाद उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल होकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। अब यहाँ पर इस बार जो इलेक्शन लड़े गए हैं 2024 का लोकसभा का, जिसमें इंडिया अलायंस है और एनडीए है। इंडिया अलायंस में एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तो वहीं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट हैं जो एक साथ लड़े हैं। यहाँ पर बता दें कि अजीत पवार को इस इलेक्शन में सिर्फ 4 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। बताया जाता है कि ये 4 सीटें भी काफ़ी मनमुटाव के बाद, काफ़ी ज़्यादा मीटिंगों के बाद भी दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने अजीत पवार को ये 4 सीटें भी दान में दे दी। सियासी पंडितों का की अगर माने तो लोकसभा के इस चुनाव में अजीत पवार गुट को महाराष्ट्र से एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, जिसके बाद अजीत पवार गुट का क्या भविष्य होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस इलेक्शन में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने मिल करके इलेक्शन लड़ा है, उससे जनता ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि इस इलेक्शन के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत की दिग्गज उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का कद कितना ऊंचा होगा या कद कितना घटेगा, इनका सियासी फ्यूचर किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनांचे इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की गुट ने छोटी पार्टियों के साथ में मिल करके महाविकास अघाड़ी बनाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के साथ में मिल करके और छोटी पार्टियों को मिला करके महायुति बनाई है। इस लोकसभा इलेक्शन में सीटों को बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी और महायुति में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुआ, झगड़े हुए, कई सारी मीटिंगों के बाद सीटों के बंटवारे का फैसला किया गया। अब यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी हम आपको बताते हैं।
महायुति में बीजेपी को 28 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 15 सीटें, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को कुल 4 सीटें मिली और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिली। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव सेना को 21 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली इलेक्शन लड़ने के लिए। इस पूरे इंतखाबी मुहिम में, इलेक्शन के प्रचार में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम भी लगाए गए। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस इलेक्शन के बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके हिसाब से कोई और ऑप्शन नहीं है। इस खबर को सामने आते ही कांग्रेस पार्टी होशियार हो गई है और उसने अपना कोई भी फैसला ऐसा लगता है कि उसने महफूज करके रखा हुआ है। अगर उद्धव सेना और शरद पवार को महाविकास आघाड़ी में ज़्यादा सीटें मिली तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में ये मुमकिन है कि बीजेपी अगला असेंबली इलेक्शन शिंदे सेना और अजीत पवार को साइड लाइन कर सकती है, लेकिन अगर शिंदे सेना अजीत पवार को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुश्किलें पड़ जाएंगे। ऐसे में क्या सिचुएशन होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच का मामला है कि 4 तारीख के बाद सियासी वोट किस करवट बदलेगा महाराष्ट्र स्टेट में। वहीं अगर लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट 4 जून को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कम सीटें मिलती है तो देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली में कद कम हो जाएगा और उनके मुखालिफिन को उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कभी ये नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में उनका सियासी कद छोटा हो। अब ये इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पैंतरे भी आजमाए जाएंगे, सियासी दावपेच भी होगा। ऐसे में क्या रुख होगा वो उन पार्टियों का जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है, या उन पार्टियों का जो सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने अपने सियासी आकाओं से बगावत की। दिलचस्प बात यह है कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं है और अजीत पवार गुट ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से असेंबली इलेक्शन में 80 से 90 सीटों की डिमांड कर रखी है। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा फैसला करना देवेंद्र फडणवीस को कि अजीत पवार की इस बात को मानते हैं या एकनाथ शिंदे को देखते हैं। दोनों सूरतों में भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में प्रकाश अम्बेडकर का ये दावा है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी से हाथ मिला करके कहीं न कहीं अपने मौके का फ़ायदा उठाया है। तो आने वाले वक्त में दिलचस्प बात होगी देखने के लिए कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां, खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चलने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाती हैं या नहीं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बम मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।